नमस्कार मित्रों, कैपिटल एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण की तीसरी क्लास, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्णों के उच्चारण स्थान के बाद में प्रयत्न। वर्णों का जब उच्चारण होता है तो हम उसके लिए कौन कौन से प्रयत्न करते हैं, कौन कौन से प्रयास करते हैं, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। प्रयत्न का मतलब यह है कि हम वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो उसके दो चरण होते हैं। पहला चरण होता है अभ्यांतर और दूसरा चरण होता है बाह्य। अभ्यांतर का मतलब अंदर का और बाह्य का मतलब बाहर का। कहने का मतलब यह है कि जब वर्ण का जब हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण होने से पहले तो कौन सा प्रयास किया जाएगा, और उच्चारण होने के बाद में कौन सा प्रयास किया जाएगा, यह आज हम सीखेंगे। कोई भी हम कार्य करते हैं तो पहले पूर्व का प्रयास होता है और फिर बाद का प्रयास होता है। दोस्तों, वर्ण का जो उच्चारण है, व्याकरणाचार्यों ने जो हमें बताया है, व्याकरणाचार्यों ने इसकी व्याख्या की है, किस तरह से की है, इसके कितने भेद होते हैं, किस तरह से होते हैं और कौन से प्रयत्न में कौन से वर्ण आते हैं, उनकी चर्चा आज हम आपके सामने करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपका यही बन जाता है कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों के उच्चारण में प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो अभ्यंतर और बाह्य यानी दो प्रकार के उच्चारण के लिए प्रयत्न होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभ्यंतर यानी आंतरिक, इसको हम प्रथम प्रयास भी कहते हैं, इसको हम न्यून प्रयास भी कहते हैं। मतलब इसमें एक तरह से जैसे यूँ मान लीजिए किसी का विवाह करना है तो विवाह में सबसे पहले हम क्या करते हैं, लड़का या लड़की की सगाई करते हैं। तो ये वर्ण का जो उच्चारण स्थान है, यहाँ पर ये मान लीजिए कि वर्ण के उच्चारण के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो एक क्या है, सगाई है। और बाह्य प्रयत्न यानी सगाई होने के बाद में जो ये, इसको हम बोलते हैं द्वितीय प्रयास। द्वितीय प्रयास मतलब विवाह के लिए हम क्या करते हैं, द्वितीय प्रयास करते हैं। ये अंतिम और अधिक प्रयास होता है। पसीने आ जाते हैं लड़के के और लड़की के, बाप के, दोनों के जो है पसीने आ जाते हैं, ये अंतिम प्रयास होता है। उसके बाद में जो है एक यूँ मानिए कि वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो पहला प्रयास बिल्कुल न्यून होता है और दूसरा प्रयास में हमें थोड़ा जोर आता है। तो ये पहले प्रयास कौन से होते हैं और दूसरे प्रयास कौन से होते हैं, कहने का मतलब अभ्यंतर प्रयास कौन से हैं और बाह्य प्रयास कौन से हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रयत्न के भेद। दो थे, उनमें से हम पहले पढ़ेंगे आंतरिक या आभ्यंतर प्रयत्न, ये पढ़ेंगे हम पहले। दोस्तों, इसके 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट प्रयत्न। और दूसरा है ईसत स्पृष्ट प्रयत्न। तीसरा है
ईषद विवृत प्रयत्न। चौथा है विवृत और पांचवा है समवृत। दोस्तों हम समझेंगे कि जो अभ्यंतर या आंतरिक प्रयत्न है उसके 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो सही आंसर होगा आपका 5 होते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न नहीं है, तो स्पष्ट प्रयत्न दे देंगे, ईषद दे देंगे और ईषद दे देंगे। एक दे देंगे आपको समवार, जो कौन सा है? बाह्य है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? समवार हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे डायरेक्ट जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि आंतरिक या अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या कितनी है, तो कितनी होती है? 5 होती है। और बाह्य की कितनी होती है? 11 होती है, जो आप आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इनको क्रम से कि ये जो प्रयत्न है इनका क्या सूत्र है और इस सूत्र की क्या व्याख्या है और कौन कौन से स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण है। तो पहला है अपना स्पृष्ट प्रयत्न। दोस्तों इसका सूत्र है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शनाम। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शनाम, यहाँ एक शब्द है स्पर्शनाम। तो मैंने आपको पहले पिछली क्लास में पढ़ाया था स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन जो है वो होते हैं 25। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कौन से होते हैं? 25। यानी कि स्पर्श व्यंजन जो है क से लेकर के मैं तक वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। यानी स्पृष्ट प्रयत्न यानी क से लेकर मैं तक की व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्पृष्ट प्रयत्न करना पड़ता है। यानी कि आपने देखा होगा कि क वर्ग है, च वर्ग है, प वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। ये 5 वर्ग है। इन 5 वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और 5 × 5 यानी कि 25 वर्ण यहाँ पर होते हैं, यानी क से लेकर के मैं तक, जिनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो स्पृष्ट प्रयत्न में कितने वर्ण हो गए? 25 वर्ण हो गए। दूसरा है ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट, इसमें देखो इसका सूत्र है ईषद स्पृष्टम अंतः स्थानम। अंतः स्थानम यानी अंतःस्थ जो अपने व्यंजन है अंतःस्थ, वो इसमें आएंगे। अंतःस्थ कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ये 4 जो है वो इनका जो प्रयत्न वो क्या कहलाएगा? ईषद स्पृष्ट कहलाएगा। यानी ईषद स्पृष्ट का के जो व्यंजन है य, र, ल और व है। अगला है अपना ईषद विवृत। ईषद विवृत, इसका सूत्र है ईषद विवृत उष्णानाम। उष्ण, यहाँ पर एक शब्द आया है उष्ण, और उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं? श, श और है। यानी कि ये 4 जो है इनका उच्चारण करने के लिए कौन सा प्रयत्न किया जाता है? ईषद विवृत किया जाता है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि स्पृष्ट का क्या मतलब होता है, ईषद का क्या मतलब होता है और विवृत का क्या मतलब होता है। दोस्तों स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श करना, टच करना। यानी कि जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वायु जो है डेप्थ नाभि से बाहर निकलती है और अपने मुख के अंदर जो अवयव है उन अवयवों से स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। यानी क से लेकर मैं तक के व्यंजनों का हम जब उच्चारण करते हैं, वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो हमें स्पृष्ट प्रयत्न करना पड़ता है। ईषद का मतलब होता है थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। ध्यान देना, ये शब्द ऐसे हैं, इनका अर्थ हमें पता होना चाहिए। ईषद का मतलब होता है थोड़ा, स्पृष्ट का मतलब वही स्पर्श करना। कहने का मतलब यह है कि अंतस्थ व्यंजनों का या अंतस्थ वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें प्रयास थोड़ा करना पड़ता है।
यानी थोड़ा स्पर्श होता है। वायु जो बाहर निकलती है मुखावयवों से थोड़ा स्पर्श करती है। और ईषद का मतलब वही थोड़ा, और विपरीत का मतलब होता है खुलना। कहने का मतलब यह है कि जब हम स, श और है यानी उष्म वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हम जो है थोड़ा मुख को यानी कंठ को थोड़ा खोलते हैं, ज़्यादा नहीं खोलते, थोड़ा खोलते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया है, ईषद विपरीत कहा गया है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि ईषद स्पष्ट व्यंजन कौन से होते हैं या कितने होते हैं। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं। आपसे ही पूछ सकते हैं ईषद विपरीत वर्ण कौन से होते हैं। ईषद विपरीत होते हैं श और है, इनकी संख्या भी 4 होती है। ठीक है, आगे जो 3 है उनको पढ़ेंगे। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे चौथा, यानी चौथा प्रयास कौन सा है। अभ्यंतर प्रयत्नों में चौथा प्रयत्न यह है कि विपरीत। इसका अर्थ मैंने बताया था आपको, विपरीत का अर्थ होता है खुलना। विपरीत का क्या अर्थ होता है, खुलना। और संवृत का अर्थ होता है बंद होना। तो जो आवाज़ जो निकलती है, वर्णों का जो उच्चारण होता है, वो कंठ, सबसे पहले कंठ को स्पर्श करता है, यानी कंठ पर आता है। तो कंठ कितना खुलना चाहिए और कितना बंद होना चाहिए, यानी कौन से वर्णों में ज़्यादा खुलता है, कौन से वर्णों में कम खुलता है। तो इसके लिए ये जो है चौथा है वो विपरीत है। विपरीत का मतलब है इसमें थोड़ा ज़्यादा खुलता है। और इसका जो सूत्र है वो है विपरीत सवर्णाम। विपरीत सवर्णाम कहने का मतलब यह है कि जितने भी स्वर है, संस्कृत में 13 स्वर हमने पढ़े हैं, वो 13 के 13 स्वर जो है वो उसके लिए कौन सा प्रयास है, विपरीत प्रयास है, विपरीत प्रयत्न है। स्वर कौन कौन से हैं अपने पास, ए है, आ है, ई है, ई है, ऊ है, ऊ है, री है, दीर्घ री है, ली है, ए है, आई है, ओ है और औ है। इस तरह से ये 13 हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए जितने भी स्वर है यानी सभी स्वर कौन से प्रयास में होते हैं, विपरीत प्रयास में होते हैं, विपरीत प्रयत्न में होते हैं या विपरीत वर्ण होते हैं। दूसरा है संवृत। संवृत का मतलब होता है यानी कंठ को थोड़ा बंद करना। संवृत का मतलब होता है बंद करना। बंद करने से मतलब यह है कि पूर्ण रूप से बंद करना, यानी कि थोड़ा वायु जो है बाहर निकल करके अंदर की तरफ आती है, इसलिए हम इसको संवृत कहा है हमने। और विपरीत में क्या होता है, वायु बाहर की तरफ निकलती है। लेकिन यहाँ पर संवृत में केवल एक ही वर्ण है, वो है ए। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है संवृत वर्ण कौन सा है, संवृत स्वर कौन सा है, वो केवल कौन सा है, ए है। दोस्तों कौन सा है, ए है। और इसका जो सूत्र है वो है रस्व। रस्व मतलब छोटा। रस्व, रस्वस्य वर्णस्य प्रयोग संवृतम। रस्वस्य वर्णस्य प्रयोग संवृतम, यानी रस्व वर्ण यानी ए का जो प्रयोग है वो किस रूप में होता है, संवृत के रूप में होता है। यानी इसके उच्चारण में हम कंठ को थोड़ा खोलते हैं और सभी वर्ण जो स्वर है उनमें हम जो है कंठ को थोड़ा ज़्यादा खोलते हैं। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा स्वर है जो विपरीत भी है और संवृत भी है। तो दोस्तों ऐसा स्वर है जो विपरीत भी है और संवृत भी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दूसरी बात यह है कि लघु सिद्धांत कौमुदी जो व्याकरण ग्रंथ है उसमें अभ्यंतर प्रयत्न 4 ही दिए हैं। तो हमें कितने पढ़ने हैं, हमें 5 पढ़ने हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हमने 5 पढ़े हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार ही आपको आंसर देना है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही आपका रीट का एग्जाम लेगी और उसकी जो बुक्स है वो ही ऑथेंटिक मानी जाती है। और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अगर पूछा जाए तो रीट में तो अगर ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी, लेकिन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में ये चीज़, यूजीसी नेट में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 है और सामान्यतः हम पढ़ रहे हैं वो 5 है। ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़ा है अभ्यंतर प्रयत्न। अगली क्लास हमारी होगी बाह्य प्रयत्न की। बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है।
उनमें जो महत्वपूर्ण है उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक सूचना और दे दूं, हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो उपलब्ध हो जाए। दूसरी बात ये भी है कि कई बार क्या है, वीडियो धुंधला या साफ नहीं दिखता है, तो आपको एक काम करना है, आप जो है सेटिंग में जा कर के आप क्वालिटी बढ़ा करके उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम